हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम करेंगे अंतिम 45 दिनों का डे 6, जिसमें हम भारतीय संविधान की बात कर रहे थे, इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी का ये अंतिम लेक्चर होगा। आज हम इंडियन पॉलिटी को समाप्त करने की ओर जा रहे हैं। इन 6 क्लास में मैंने इंडियन पॉलिटी के वो टॉपिक लाने की कोशिश कर रखी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके जो टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक, उनको लाने की कोशिश की। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक सारी क्लासेस नहीं देखे तो उनको देख लेना। इसके अलावा 45 दिनों में 45 क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको भी ज़रूर देखना भाई। वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और भी क्लासेस हैं, जैसे कि हिंदी की क्लास है, रीजनिंग की क्लास, कंप्यूटर की क्लास। ये सारी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लेना। तो चलो भाई देखते हैं। आज हम इंडियन पॉलिटी में बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। यानी कि जब भारत का संविधान बनना, तो संविधान बनने से पहले यहाँ पर संवैधानिक क्रम में किस प्रकार से विकास हुआ। जब यहाँ पर इंग्लैंड का शासन था तो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ये आप सभी को पता होगा, 1600 ईस्वी में। अब जब शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसका उद्देश्य था व्यापार करना, यहाँ से व्यापार करके लाभ कमाकर उसको इंग्लैंड में ले जाना। तो ये काम था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का। धीरे धीरे जैसे ही मुनाफा बढ़ता गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इंग्लैंड की सरकार ने भारत पर शासन स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिए, भारत पर शासन करने के लिए अधिकार दे दिए। और धीरे धीरे करके कुछ कानून बनाते गए, और उन कानूनों को आज हम देखेंगे। जैसे कि आप चार्टर एक्ट सुनते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट नाम आपने सुना होगा, भारत शासन अधिनियम सुना होगा आपने, तो भारत परिषद अधिनियम, हम इन्हीं की चर्चा आज करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे, आप लोग बहुत बार सुनते होंगे क्वेश्चन में कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वाइसराय में प्रथम और अंतिम में कन्फ्यूजन हो जाता होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, ये क्या चीज़ है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, और ये जो कन्फ्यूजन है आपका, वो अभी आपका क्लियर मैं करने वाला हूँ। तो आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। अगर हम बात करें, ये इंग्लैंड है, यहाँ पर एक इंग्लैंड है, और ये हमारा भारत है। ये क्या है? भारत है। इसको हम इंग्लैंड मान लेते हैं, और ये क्या है? भारत है। अब यहाँ से एक कंपनी आती है भारत में जिसका नाम है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कब आती है? 1600 ईस्वी में भारत आती है। कब आती है भाई? ये 1600 ईस्वी में भारत आती है। तो जब शुरुआत में ये आई थी तो इसका काम था व्यापार करना, भारत में व्यापार करना, मसालों का व्यापार करना, ठीक है। अब धीरे धीरे करके समय आया 1773 का। 1773 तक इनका कार्य सिर्फ व्यापार करना था। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के अधिकार दे दिए, और एक एक्ट पारित किया, उसी को कहते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। अब अगर आप देखेंगे 1773 से लेके 1857 तक ये एक कालक्रम है, और दूसरा कालक्रम आता है 1858 से लेकर 1947 तक का। ये 2 कालक्रम क्या है भाई? अब इसमें देखो, 1773 से 1857 तक भारत का शासन जो था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। 1757 में भारत में एक क्रांति होती है जिसको हम बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति होने के बाद भारत में जो शासन है, भारत में शासन ब्रिटिशों के द्वारा
ब्रिटिश की संसद के द्वारा, वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर शासन स्थापित कर दिया गया। EIC के स्थान पर ब्रिटिश सरकार स्वयं अब क्या करने लगी, भारत पर शासन करने लगी। तो इस काल को हम बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यहां से आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ लिया जाता है कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब लाया गया, कब आया, यह है 1858 में। ठीक है, अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब भारत में शासन किया जा रहा था उस समय कौन कौन से एक्ट यहाँ पर पारित किए गए, उस समय यहाँ पर कौन कौन से एक्ट पारित किए गए। तो सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो भाई, यहां पर इससे पहले बंगाल में हुआ करते थे गवर्नर। इससे पहले बंगाल में क्या हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में क्या हुआ, ये जो गवर्नर हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। इनको क्या नाम दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। मैंने क्या कहा, 1773 में यहां पर लिख देता हूं। 1773 से पहले बंगाल में क्या है, गवर्नर हैं। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर है इसके नाम के आगे से जनरल लगा दिया, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक ही पोस्ट है। जो बंगाल का गवर्नर है उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। जैसे वर्तमान में अभी हम देखते हैं भारत में जो सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है। अब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था ब्रिटिश शासन की तरफ से, उन्हीं को कहा गया गवर्नर जनरल। ठीक है, उन्हीं को कहा जाता था गवर्नर जनरल। तो ये जो व्यक्ति था इसका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था इसका, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल है भाई। ये क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल है। अब मैंने क्या कहा कि अभी तक यहाँ पर क्या है, गवर्नर का पद था। इस एक्ट से पहले गवर्नर का पद था, तो अंतिम गवर्नर भी कौन होगा, यही व्यक्ति होगा। कौन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन होगा, ये यही व्यक्ति होगा जिसका नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये सबसे पहला नाम आपको याद करना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, या फिर हम ये कहें बंगाल का अंतिम गवर्नर। ये शब्दों पर ध्यान देना भाई, जनरल और गवर्नर जनरल। फिर 1773 के एक्ट के तहत एक और चीज़ें आई यहाँ पर। क्या क्या चीज़ें आई इस एक्ट के तहत, 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और ये स्थापना कब की गई, ये की गई 1774 में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम गवर्नर, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश होगा, गवर्नर नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनके नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो एलिजा एम्पे क्या थे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्या थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इनके नाम भी बहुत बार आपसे पूछा गया है, इनके नाम भी आप याद कर लो भाई। एक तो था हाइड, और
लिमेंस्टर और हाइड, लिमेंस्टर और चैम्बर्स, ये तीन व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर तीन अन्य न्यायाधीश थे, ये आपको ध्यान में रखना है, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ठीक है, ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको ज़रा ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं और एक्टों के बारे में। 1773 में आपको एक ही चीज़ याद करनी है जो कि मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद हम आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या होता है, भारत में सबसे पहले, भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन प्रणाली यहाँ पर दिखाई दी। इस एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन प्रणाली यहाँ का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। फिर हम आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, ये पहला एक्ट है और इसमें जो कंपनी का शासन है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते 1793 से। लेकिन अब आपका आता है महत्वपूर्ण 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। अभी तक क्या कर रहे हैं ये, अभी तक क्या कर रहे हैं कि ये EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको क्या है, व्यापारिक अधिकार प्राप्त थे। इसको क्या थे, व्यापारिक अधिकार प्राप्त थे और मात्र एक ऐसी कंपनी थी इंग्लैंड की जो कि भारत पे व्यापार करती थी। लेकिन अब क्या किया गया इस एक्ट के द्वारा, क्योंकि हुआ ये कि यहाँ से जितने भी अधिकारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ब्रिटेन में जाके दुगुना लाभ कमा के वहाँ पर जाके अपना बिजनेस को बढ़ाते थे। तो जिससे कि क्या होता था कि अन्य जो व्यक्ति थे उनसे वो क्या कर देते थे, प्रतिस्पर्धा उनकी बढ़ जाती थी। यानी कि जो अन्य व्यक्ति हैं वो उनकी जो कैटेगरी है गरीब अवस्था में उनकी कैटेगरी मानी जा सकती है, और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी वहाँ पर जाएंगे वो क्या होंगे, एक अमीर वर्ग में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए जो अन्य कंपनियां हैं ब्रिटिश में, उन लोगों ने यहाँ पर ब्रिटिश संसद पे ये गुहार लगाई कि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एकाधिकार को समाप्त किया जाए, हमको भी भारत में व्यापार करने के अधिकार दिया जाए। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, जो ये व्यापार कर रही थी EIC जो व्यापार कर रही थी भारत में, उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। EIC के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ अधिकार अभी भी इसके पास थे जो कि किसी अन्य कंपनी के पास नहीं थे, जैसे कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ये दो व्यापार ऐसे थे जिन पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार है, इसके अलावा किसी अन्य कंपनी का अधिकार नहीं होगा इन पर अभी, चाय और चीन के साथ व्यापार पर। तो 1813 के चार्टर एक्ट से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है सर्वप्रथम। उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट में और क्या क्या चीज़ें हुई हम उसको देखते हैं। 1813 में आपको इतना ही पूछा जाएगा। हम अब चलते हैं 1833 में। 1833 का चार्टर एक्ट। अभी हमने बात की कि जो EIC है उसको चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार अभी भी है, एकाधिकार मतलब सिर्फ उसी को अधिकार होगा। लेकिन अब व्यापार के संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण एकाधिकार समाप्त।
अब 1833 के चार्टर एक्ट से जो व्यापार है उसका संपूर्ण एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कार्य भारत में सिर्फ शासन करना रह गया था। इसका कार्य अब क्या हो गया, शासन करने पर ज़्यादा ध्यान देने लगी है। व्यापार के साथ अब ये क्या करने लगी, भारत में शासन करने लगी। इस एक्ट के तहत अभी हमने बात की थी कि 1773 में क्या था, यहाँ पर गवर्नर था। 1773 से पहले यहाँ पर क्या था, गवर्नर था बंगाल में। इससे पहले की बात करें तो गवर्नर था, और फिर 1773 के बाद क्या आया, गवर्नर जनरल आया। यहां पर हमने पढ़ा था वॉरेन हेस्टिंग्स हमने पढ़ा था। अब जब 1833 का समय आता है तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अभी तक ये क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल है। अब यहाँ पर इस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको अब क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम, तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यही व्यक्ति क्या होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि पहले गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले व्यक्ति का नाम आपने याद करना है, वॉरेन हेस्टिंग, जो कि अंतिम गवर्नर है और प्रथम गवर्नर जनरल है। फिर अगर हम बात करेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, यह है विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसका नाम भी वही व्यक्ति है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। अब क्या आ गया है हमारे पास 1833 में आ गया है भारत का गवर्नर जनरल, और ये कौन है, बेंटिक है भाई, बेंटिंग। ठीक है, अब हम 1833 को यहाँ पर एक चीज़ और हुई, जो ये 1833 है इसमें एक चीज़ और हुई, उसको हम देखते हैं। इस एक्ट के तहत प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। प्रथम विधि आयोग का गठन किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, जो कि 1833 का चार्टर एक्ट आपका है। अब हम चलते हैं 1833 के बाद। अब आप देख रहे होंगे कि हर 20 वर्ष के बाद यहाँ पर एक्ट बदले जा रहे हैं, हर 20 साल के बाद। अब जो एक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1853 का चार्टर एक्ट। किसका आएगा, 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसमें ऐसी कोई खासियत तो है नहीं 1853 के चार्टर एक्ट में, क्योंकि 1853 के चार्टर एक्ट के बाद क्या हो गया था, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था। तो यहाँ पर जो भी कानून लागू किए गए थे वो उतने प्रभावी नहीं हो पाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसका जो कार्यकाल था वो 20 वर्षों के लिए था। यानी कि ये चार्टर एक्ट इसका जो है
वो 20 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 1857 में क्या होता है, यहाँ पर एक क्रांति हो जाती है, जिस कारण इस एक्ट को यहाँ पर पारित मतलब आगे को नहीं बढ़ाया गया। इसके स्थान पर फिर क्या हुआ, भारत में अभी मैंने कहा कि 1773 से लेके 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में शासन होगा। फिर 1857 में जब क्रांति होती है तो 1858 के बाद यहाँ पर जो शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अब हमको पढ़ना है, अब जो हम बात कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन है उसके बारे में, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बात की 1773 से 1857 तक की, इसमें EIC का शासन था। EIC के प्रतिनिधित्व यहाँ पर होते थे, जैसे कि गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल, ये लोग शासन करते थे। अब 1757 की क्रांति होती है, इसके बाद जो शासन होगा 1858 के बाद, तो ये हो जाएगा अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हो जाएगा अब यहाँ का शासन। तो 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया, इसका नाम है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम में क्या होता है, देखो ये जो गवर्नर जनरल है भारत का, ये गवर्नर जनरल है भारत का, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर भारत का वाइसराय पद नाम यहाँ पर आ गया। तो भारत का गवर्नर जनरल, जो आज तक गवर्नर जनरल का पद था, वो अब क्या कहलाने लगा, भारत का वाइसराय कहलाने लगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद किस शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो ये है 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। आपसे ये भी पूछा जाता है भारत का वाइसराय पद कब सृजित किया गया, तो ये किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसमें आप देखो ये जो पद है इसको समाप्त किया गया, तो इसका अंतिम होगा कोई, यहाँ पर तो होगा अंतिम। अब ये नया बन रखा है तो यहाँ पर होगा प्रथम, और ये दोनों ही व्यक्ति एक ही होंगे और इनका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर देखो बेंटिक था, अब देखो लॉर्ड कैनिंग आ गया। कौन आ गया, लॉर्ड कैनिंग आ गया। पहली चीज 1858 के अधिनियम से ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो भाई यहाँ पर एक भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन। यहाँ पर अभी तक देखो वाइसराय कार्य कर रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि सर्वोच्च अधिकारी है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति और आ गया जो को होगा भारत का राज्य सचिव, और ये राज्य सचिव जो होगा वो कहाँ से होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। कहाँ से होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, यानी कि जो ब्रिटेन की संसद है वहाँ से एक प्रतिनिधित्व यहाँ पर करने आएगा जो कि होगा भारत का राज्य सचिव। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी 1858 के। और यहाँ से क्या और ध्यान में रखना 1858 में, जो हमने द्वैत शासन प्रणाली पढ़ी थी अभी, द्वैत शासन प्रणाली, ठीक है, वो अब क्या हो गया, द्वैत शासन का अंत हो गया। इस अधिनियम के तहत द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, द्वैत शासन प्रणाली का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। इसके अलावा यहाँ से क्या पूछा जाता है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके 1858 के अधिनियम से पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं 1909 के अधिनियम में। 1909 का अधिनियम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
भारत परिषद अधिनियम। ये क्या है? भारत परिषद अधिनियम। इसी को हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा भाई आपके लिए, क्या कि मॉर्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मॉर्ले मिंटो क्यों कहा जाता है? अभी मैंने कहा कि यहाँ पर एक होगा वायसराय, और वो वायसराय होगा कौन? वायसराय। तो ये मिंटो है, लॉर्ड मिंटो एक व्यक्ति का नाम है जो कि यहाँ का वायसराय होगा। दूसरा मैंने कहा कि भारत में राज्य सचिव का पद संरचित किया गया था 1858 में, और जो ये राज्य सचिव होगा, भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव, और उसका नाम होगा मॉर्ले, उसका नाम है मॉर्ले। तो इन दो व्यक्तियों के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, तो इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर से इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस एक्ट के तहत इस मिंटो ने यहाँ पर एक कार्य किया, और क्या कार्य किया? मुस्लिमों को, जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान। अब इसका मतलब क्या है? मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम सदस्य चुनाव लड़ता है तो उसके जो उसको वोट देंगे वो सिर्फ मुसलमान लोग देंगे, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इनके लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस कारण इस मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है लॉर्ड मिंटो। यहाँ पर से है इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? यहाँ पर देखो, अभी हमने जो पढ़ा, भारत में एक सचिव का पद है, भारत में एक राज्य सचिव का पद है। इसमें मैंने कहा था कि अभी तक क्या होगा, जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य हैं वही भाग ले सकते हैं, यानी कि भारत में जो राज्य सचिव है इसके परिषद में, और ये वायसराय की परिषद में अभी तक भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या होगा, भारत के राज्य सचिव एवं जो ये वायसराय है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, अब इनकी कोई परिषद भी होगी, क्योंकि अब एक व्यक्ति तो कार्य नहीं करेगा, उसके साथ काम करने के लिए उसके सहायक भी होंगे, तो उसी को कहा गया कार्यकारिणी परिषद। तो ये भारत का जो राज्य सचिव है और वायसराय, इन दोनों की जो कार्यकारिणी परिषद होगी, इसमें अभी तक कौन लोग होंगे? अंग्रेज लोग ही होंगे। लेकिन इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत इसमें भारतीयों को शामिल किया गया। तो पहली बार भारत के राज्य सचिव एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीयों को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। और पहले जो व्यक्ति थे जो इसमें शामिल हुए थे वो है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है इनका नाम? सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, सत्येंद्रनाथ सिन्हा,
सत्येंद्रनाथ सिन्हा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। और ये किस पद पर थे? ये विधि सदस्य थे, विधि सदस्य थे भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विधि सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया। और ये कैसे व्यक्ति थे? प्रथम व्यक्ति थे, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। अब हम चलते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का हो गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आप लोगों ने। अब हम चलेंगे 1919 के, देखो भाई अब हम बात करेंगे 1919 का, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब 1919 के भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषता है, इसको हम देखते हैं। इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इससे पहले हमने मॉर्ले मिंटो सुधार देखा, अब हम देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कंफ्यूजन मत होना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का भारत शासन अधिनियम है। अगर हम बात करेंगे मॉर्ले मिंटो सुधार की तो 1909 का शासन अधिनियम होगा, ठीक है। 1909 और 1919 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप इसको देख लेना, याद कर लेना। अब ये जो मॉन्टेग्यू है वो व्यक्ति होगा भारत का राज्य सचिव, और जो ये चेम्सफोर्ड है वो क्या होगा? भारत का वाइसराय। इस अधिनियम के तहत क्या क्या चीज़ें की गई, क्या क्या सुधार किए गए, उसको हम देखते हैं। तो केंद्र में यहाँ पर 2 सदन बनाए गए, केंद्र में 2 सदन, और ये सदन कौन कौन से होंगे? राज्य परिषद और दूसरा होगा विधान परिषद, विधानसभा। विधानसभा और राज्य परिषद का यहाँ पर क्या किया गया? गठन किया गया केंद्र में। इसके अलावा प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन लागू क्या किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया और केंद्र में 2 सदन बनाए गए। भारत में क्या होते थे? पहले एक होता था, ये देखो यहाँ पर केंद्र है बीच में, और जो बाकी होंगे वो क्या होंगे? प्रांत होंगे। तो केंद्र में तो 2 सदन बनाए गए और प्रांतों में क्या बनाए गए? द्वैत शासन लागू किया गया। ये है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा यहाँ पर और एक आपको ध्यान में रखना है, यूपीएससी जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन यहाँ पर किया गया। और ये कब किया गया? 1926 में। भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए 1926 में लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो क्या कि वैधानिक आयोग का गठन किया गया। एक वैधानिक आयोग का गठन यहाँ पर किया गया। ये कब किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो भाई इसको आप नोट डाउन कर लो। अब हम चलेंगे इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम में। अब हम चलेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत अभी हमने देखा कि केंद्र में तो थे 2 सदन और प्रांतों में क्या था? द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और उनको पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। क्या किया गया? जो प्रांत है, अभी तक प्रांत में क्या था? 2 सदन था, द्वैत शासन था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और इनको क्या कर दिया गया? पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। इनको पूर्ण स्वायत्तता दी गई। दूसरा केंद्र, केंद्र में क्या होगा? अभी तक 2 सदन थे, लेकिन अब 2 सदनों को समाप्त करके केंद्र में
द्वैत शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में क्या कर दिया गया? द्वैत शासन। पहले प्रांतों में द्वैत शासन था, लेकिन अब क्या कर दिया? केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। इसके अलावा यहाँ पर देखो, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। और ये इसके जो अखिल भारतीय संघ होंगे, इसमें कौन कौन होंगे? इसमें एक होगा ब्रिटिश प्रांत, एक तो होगा ब्रिटिश प्रांत और दूसरा होगा देसी रियासत। देसी रियासत। अखिल भारतीय संघ के का निर्माण ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर किया जाना था, लेकिन जो ये देसी रियासत है, इन्होंने इस अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं होने की बात कही गई। इसलिए ये जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना है वो विघटित हो गया, इसको समाप्त कर दिया गया। अगर हम और बातें करें यहाँ से, तो वो देखो 1935 का अधिनियम से और बातें हैं। इसमें और देखो, आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। दूसरा और देखो भाई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसी अधिनियम के तहत की गई थी। और क्या किया गया था? वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये जो वर्मा है वर्तमान में म्यांमार है। म्यांमार जो कि पहले भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, वर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके अलावा देखो, इस अधिनियम की और क्या खासियत है? इस अधिनियम ने भारतीय संविधान को सर्वाधिक प्रभावित किया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान को सर्वाधिक प्रभावित किस अधिनियम में किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि अधिकतर प्रावधान भारतीय संविधान के इस अधिनियम से लिए गए हैं, तो इसीलिए इसने सर्वाधिक प्रभावित किया है। हमने एक चीज़ पढ़ा था, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति में अनुच्छेद 123 पढ़ा था हमने, जिसमें हमने कहा था कि ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये जो शक्ति है, अध्यादेश की शक्ति, वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके अलावा देखो, मताधिकार का विस्तार किया गया। क्या किया गया? मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का क्या किया गया? विस्तार किया गया। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मताधिकार का विस्तार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब हम चलते हैं, अंतिम अधिनियम है आपका, जिसको हम बोलते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या कहा गया? इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत को दिया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत को इसमें दिया गया। और द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? भारत और पाकिस्तान का विभाजन।
तो भारत पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप अभी तक ये देख रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग है गवर्नर जनरल, बेंटिंग है भारत का गवर्नर जनरल, फिर आया था हमारे पास 1858 में आया था भारत का वायसराय, जो कौन था भाई? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ये क्या था? प्रथम वायसराय था का प्रथम, पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। लेकिन अब देखो भारत स्वतंत्र हो गया है, तो अब ये जो भारत का वायसराय पद है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस वायसराय को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया। स्वतंत्र भारत का अब कैसा है ये? स्वतंत्र। ये अभी है ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन अब है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, जो कौन होगा? वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अभी तक क्या है? भारत का वायसराय है, जो कि प्रथम है कैनिंग। अगर अंतिम की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे अंतिम की, तो अंतिम कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन क्या होंगे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी होंगे। क्यों? क्योंकि वायसराय का पद समाप्त करके अब भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर अंतिम होगा वही क्या होगा? यहाँ पर प्रथम होगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अभी हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन है, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी है। क्या है? एक ब्रिटिश अधिकारी। लेकिन अगर हम प्रथम भारतीय की बात करेंगे, जो भारतीय मूल का होगा, वो होगा राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य। ये क्या होंगे भाई? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और अब क्या होगा? इस स्वतंत्र भारत के जो प्रथम ये गवर्नर जनरल है, इस पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा जब भारत में राष्ट्रपति पद लागू किया जाएगा। जब से भारत में राष्ट्रपति पद लागू होगा, तब से ये भारत का गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपसे अंतिम भी पूछा जा सकता है। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो भी कौन होंगे? राजगोपालाचार्य ही होंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये भारत का संवैधानिक विकास है वो हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पॉलिटी से लेके, फिर हम इस क्लास को करेंगे वाइंड अप। ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे अभी तक, और कुछ टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं लाने की कोशिश करता हूं अब आपके सामने। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, अब मैंने आपके सामने बोर्ड पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। मैंने लिखा है प्रमुख आयोग और समिति। प्रमुख आयोग और समिति, कुछ आयोग और कुछ समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है समिति और आयोग, और यहाँ पर लिखा है प्रमुख तथ्य, उनके क्या तथ्य हैं। पहली समिति हमारी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। अगर हम इसके बारे में बात करें, ये तो हमने पहले पढ़ लिया है वैसे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि मूल कर्तव्यों के लिए इस समिति का गठन किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाला चीज़ें मैंने पहले बता रखी है, बट इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। अब आप देखो, दूसरा जो है वो है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग आपसे पूछ लिया जाता है कब गठित किया गया था? 1983 में। अब इसका कार्य क्या है?
इसका कार्य होगा केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं उनकी सिफारिशें करेगा, उनको सिफारिशों को लागू करवाएगा। केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार से होने चाहिए उनके बारे में बात करेगा कौन, ये सरकारिया आयोग। इसलिए आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, केंद्र राज्यों के संबंध में जो अनुशंसा की गई थी वो किस आयोग के द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी सरकारिया आयोग के द्वारा 1983 में। अब आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, राज्य पुनर्गठन के लिए पहला आयोग कौन सा था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए कुछ आयोग गठित किए गए, जिनमें से पहला आयोग था धर आयोग। धर आयोग था जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। इसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर थे। 1948 में इसको गठन किया गया और इसने क्या कहा, इसकी अगर आप रिकमेंडेशन, इसकी जो सिफारिश थी वो यही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। इसने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। फिर आती है जेवीपी समिति 1948 में, ये भी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए ही थी। और जेवीपी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी से है पट्टाभी सीतारमण। पट्टाभी सीतारमण, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेवीपी कमेटी में पी से किस व्यक्ति का नाम आता है, या फिर जेवीपी समिति में वी से किसका नाम आता है। तो आप ध्यान में रखना, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से है पट्टाभी सीतारमण। ये जो कमेटी गठित की गई थी ये की गई थी 1948 में। इसने भी इस धर आयोग की ही बात को दोहराया और कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर बात आती है 1993 में, यहाँ पर एक व्यक्ति थे पट्टाभी नाम से कुछ, पट्टालू नाम से उनका कुछ है। उन लोगों ने आंदोलन किया आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले राज्य में। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश है उसका गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर, और आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी डेट भी पूछी जाती है। आंध्र प्रदेश ये पूछा जाता है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लेना। फिर आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात की गई 1956 में। इन्होंने फिर जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया तो इन्होंने भी फिर क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात कही, भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात की। और इनके जो अध्यक्ष थे वो पूछ लिया जाता है भाई कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे फजल अली। फजल अली की ही अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, तो इसलिए इसको फजल अली इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब आता है संसद की समिति। संसद की समिति, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है, देखो संसद की वैसे तो बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन आपको 2 समितियां पढ़नी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राक्कलन समिति पहली समिति है और लोक लेखा समिति दूसरी समिति है। इसको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये जो समिति है वे वित्त से संबंधित होती हैं। ये क्या होती हैं, वित्त से संबंधित समितियां हैं। अब अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति, इसको संसद की सबसे बड़ी समिति कहा जाता है। प्राक्कलन को क्या कहा जाता है, संसद की बड़ी समिति, सबसे बड़ी समिति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 30 सदस्य। और ये जो 30 सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे, लोकसभा से। एल मतलब लोकसभा से इसमें क्या होंगे, 30 सदस्य होंगे। राज्यसभा से कोई भी सदस्य इसमें नहीं होगा। इनका जो कार्यकाल होगा, ये जो 30 सदस्य हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होगा। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। इसमें किस सभा के, किस सदन के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति,
अब ये लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं कुल। 22 में से 15 सदस्य तो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इसमें दोनों ही सदनों से होते हैं, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। लोकसभा से होंगे 15 और राज्यसभा से होंगे 7 सदस्य। ये जो लोक लेखा समिति है इसको हम लघु लोकसभा भी कहते हैं और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या? लघु लोकसभा और प्राक्कलन की जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आई होप आपको इन समितियों के बारे में पता चल गया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, और ये था हमारा अंतिम वीडियो जो कि इंडियन पॉलिटी से था। तो आज हम इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं वो लाने की कोशिश की। कुछ अगर छूट गए होंगे तो वो क्वेश्चन के माध्यम से आने वाले समय में आपको वो दे दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कल से हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, तो तब तक बने रहिए। JR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।